बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ख़बर ये है कि भरपूर रगड़ा लगाने का फ़ैसला हो गया, क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं है। और रगड़ा किनका, ये आप समझते हैं। और ये रगड़ा मामूली रगड़ा नहीं होगा, बल्कि क़तई ताकत के साथ, आइन की ताकत के साथ और दूसरी ताकत के साथ ये रगड़ा लगेगा। और इस बारे में कुछ फ़ैसले रात हो गए थे और कुछ फ़ैसले आज होंगे, क्योंकि इन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा पार्लियामेंट को बचाने के लिए। अब जो आखिरी चाराकार है, वो हतमी चाराकार, उसे इस्तेमाल किया जाएगा। दिन भर जो होता रहा आपके सामने है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने, जिसमें अक्सरियत ना तजर्बाकार और खिलाफ मेरिट के ख़िलाफ़ लाए गए जूनियर जजों की थी। और ये वही जज हैं जिनको लाने की गलती, बल्कि ब्लंडर शहबाज शरीफ साहब ने किया। और कल आपने देखा कि वज़ीर कानून ने माजरत की कि ये हमसे गलती हो गई। गलती नहीं हुई, ये ब्लंडर था। और इसकी ज़िम्मेदारी इन्होंने, वज़ीर कानून ने माफ़ी मांगी। माफ़ी असूलन शहबाज शरीफ साहब को मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जुर्म, ये ब्लंडर उन्होंने किया और पाकिस्तान को एक नाकाबिल तलाफ़ी किस्म का नुकसान, ये जो 8 जज हैं, बल्कि 3 जज हैं जो पहुँचा रहे हैं, तो इनकी ताकत का बास ये फ़ैसला था। और इस फ़ैसले की, अगर ये फ़ैसला ना हुआ होता तो आज ये मसले हल हो चुके होते। अब नाज़रीन, आप देखेंगे 8 रुकनी बेंच ने उस कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया, जो कानून अभी सदर के दस्तखत और मतलूबा मुद्दत गुज़रने से पहले अभी बना ही नहीं है। उस कानून को इन्होंने मुस्तरद कर दिया। ये ख़ुद एक खिलाफ़ आइन हरकत की है, यानी खिलाफ़ आइन हरकत करने और आइन को तोड़ने की एक मुसलसल तारीख़ इन जजों ने, जो बिंदियाल साहब हैं और उनके साथी हैं, उन्होंने रकम की है। और ये फ़ैसला जो है, ये भी खिलाफ़ आइन है, क्योंकि किसी ऐसे कानून के ख़िलाफ़ कोई हुक्म दिया ही नहीं जा सकता जो अभी मंजूरी के आखिरी मरहले से गुज़रा ना हो और कानून बना ना हो। तो अब ये पार्लियामेंट का एक तरीका तो बिल्कुल आपके सामने है कि उन्होंने जो फ़ैसला किया है। असल ख़बर ये नहीं है कि 8 रुकनी बेंच ने उस फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया है किसी समाअत के बगैर, और समाअत का भी जवाज़ भी नहीं आया। तो ख़बर असल में ये नहीं है। ख़बर ये है कि पार्लियामेंट ने और सियासी जमातों ने, हुक्मरान सियासी इत्तेहाद ने, हुकूमत ने, काबीना ने, इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है। ये नाम नहाज सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला उन्होंने मुअत्तल कर दिया है और ये करारदाद पास की है कि ये 8 रुकनी बेंच तहलील किया जाए। इस करारदाद का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि ये 8 रुकनी बेंच वजूद ही नहीं रखता। जो बेंच वजूद ही नहीं रखता, उसका फ़ैसला नहीं माना जाएगा। और ये पार्लियामेंट की पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ, बल्कि एक मुनफरद मिसाल कायम हुई है। पार्लियामेंट ने अपनी बालादस्ती मनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस 8 रुकनी खिलाफ आइन, खिलाफ कानून बेंच को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि अमलन उसे तहरील कर दिया गया। अब जो ये कार्रवाई करेगा, ये वैसे ही होगी जैसे कोई भी 8 आदमी मिलकर ये कहे कि हम जज हैं और हम ये फ़ैसला सुना रहे हैं। इनके फ़ैसलों की अब कोई अहमियत नहीं रही। किसी भी अदलिया के ज़वाल का इससे ज़्यादा मज़हर कोई नहीं हो सकता कि उसके बेंच को भी मुस्तरद कर दिया जाए, उसके फ़ैसलों को भी मुस्तरद कर दिया जाए और साफ़ अल्फाज में कहा जाए कि हम ये फ़ैसले नहीं मानेंगे, क्योंकि ये खिलाफ़ी आइन है। नाज़रीन, एक हद होती है ना किसी इदारे की, वो लिमिट क्रॉस करती, किसी हद तक क्रॉस करती है तो वो बर्दाश्त भी किया जाता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे रूयत हिलाल कमेटी है, वो बाज़ उसने गलत फ़ैसले दिए हैं। पाकिस्तान में कई मरतबा ऐसा हुआ है कि एक रोज़ा पहले रखवा दिया या एक रोज़ा छुड़वा दिया, तो उसे तस्लीम कर लिया जाता है, इसलिए कि ये इख्तियार के चांद नज़र आया है या नहीं आया, सिर्फ उसी का है, रूयत हिलाल कमेटी का है, और उसने ऐलान कर दिया, तो अब उस पर अमल के बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए 26 तारीख को रूयत हिलाल कमेटी का इजलास और वो कोहे चांद नज़र आ गया है, तो फिर इसका मतलब है कि लिमिट क्रॉस हो गई। फिर पाकिस्तान का कोई भी आदमी ये परवाह नहीं करेगा कि ये रूयत हिलाल कमेटी है, वो कहेगा ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि 26 तारीख को या 27 तारीख को चांद नज़र आ जाए, उसका फ़ैसला कोई नहीं मानेगा। यानी लिमिट भी आप एक हद तक क्रॉस कर सकते हैं। इन जजों ने, बिंदियाल साहब ने और उनके टोले ने तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं, तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं। यानी एक 4-7 के फ़ैसले को ये कहते हैं कि नहीं, ये 3-4 का फ़ैसला था, वो बात पुरानी हो गई। अब एक कानून अभी बना नहीं है और इसको इन्होंने मुअत्तल कर दिया है, और सुप्रीम को, अपने पार्लियामेंट ने इस फैसले को मुअत्तल कर दिया है, गोया कि कहानी ख़त्म कर दी है। दूसरी तरफ बिंदियाल जो है, अपने ही ब्लंडर्स और अपने ही क्रिमिनल्स एक्ट की वजह से खुद अपने अंदर के दबाव में, घेरे में आ चुका है। कल जिस तरह इसके दफ्तर में
जज हजरात के दरमियान एक लड़ाई हुई, उसने साबित कर दिया कि चीफ़ जस्टिस बतौर चीफ़ जस्टिस फेल हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं, अपना ओहदा निभाने में कतई नाकाम हो चुके हैं। उनके दौर में अदलिया की तकसीम इतनी गहरी हो गई है कि लड़ाई की शक्ल ये थी कि हाथापाई होते होते रह गई, और नतीजा ये निकला कि जब ये बिंदियाल साहब आए हैं फ़ैसला सुनाने लंबी चौड़ी समाअत के दौरान, तो उस फैसले में उस वक्त इनको एक राशा की कैफियत तारी हुई, और ये राशा 40 मिनट तक उन पर तारी रहा। ये वो राशा वो नहीं है जो मुस्तकिल बीमारी हो जाता है, ये एक राशा अंदरूनी नफ्सियाती तनाव की वजह से वक्ती तौर पर हो जाता है। और ये 40 मिनट लोगों ने हैरत के साथ देखा कि 40 मिनट तक बग़ैर किसी वक्फे के वो अपनी सीट पर बैठा बैठा कांपता रहा, और उसके जिस्म पर लर्जा था, एक राशा था, एक ऐसी कैफियत थी जिसको देखकर सब्र तशवीक़ के साथ नोट किया। ज़ाहिर है ये उस टेंशन की वजह से है, जिस टेंशन का वो शिकार है। अब वो उसे अंदाज़ा हो गया कि मैं क्या कर बैठा हूँ, मैंने तो बम पर लात मार दी है। अब ये ना खुद इसका सर्वाइवल जो है वो नज़र नहीं आता, मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आता। अगले चंद दिनों में क्या वाक़यात होते हैं उनकी हम पेश गोई सिर्फ़ एक अज़रा है अंदाज़ा कह लें, या जिसको कहा जाता है कि अला वजहल बसीरत, जो हर आदमी को अल्लाह ताला ने बक़दर हिम्मत बक़दर तौफ़ीक दी हुई होती है, उसकी बुनियाद पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले चंद दिनों में क्या होने वाला है। बहुत बड़े बड़े वाक़यात होने वाले हैं, और ख़ुलासा इन वाक़यात का ये होगा कि पाकिस्तान की तारीख़ जो है वो बदल कर रह जाएगी, और पाकिस्तान में पार्लियामेंट की हुक्मरानी पहली मरतबा कायम होगी 1958 के बाद। नाज़रीन, 1958 से पहले भी पार्लियामेंट कभी बालादस्त नहीं हो सकी, क्योंकि पाकिस्तान बनते ही फ़ौज के जो सरबराहान हैं जनरल ग्रेसी से लेकर अयूब खान तक, दोनों ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, और यहाँ तक कि 58 में मार्शल लगा दिया। उसके बाद फिर जो भी हुआ सिर्फ एक दौर था 1971 से लेकर 1976 तक, जब पार्लियामेंट की ताकत थी। लेकिन ये 6 बरसों के बाद वो उसमें भुट्टो साहब का एक आमराना दौर, आमराना तर्ज़ अमल, वो भी ख़राबी की बात का बास बना। लेकिन मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस दौर में पार्लियामेंट की ताकत कायम थी। उसके बाद फिर ज़िया उल हक़ ने माशरा लगाया, फिर पाकिस्तान में पार्लियामेंट के पास ताकत आई ही नहीं। हर चंद हम कह सकते हैं कि 2 मरतबा नवाज़ शरीफ ने वज़ारत उज़्मा संभाली, 2 मरतबा बेनज़ीर साहबा ने हुकूमत संभाली, फिर मुशर्रफ का मार्शल आ गया, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने 5 साल के लिए हुकूमत की, फिर मुस्लिम लीग ने 5 साल के लिए हुकूमत की। लेकिन पार्लियामेंट के पास ताकत नहीं थी, ताकत फ़ौज के पास थी, ताकत अदलिया के पास थी। अब पहली मरतबा हम ये देख रहे हैं कि ताकत पार्लियामेंट के पास वापस आ रही है। कल आर्मी चीफ और DGISI ये दोनों तशरीफ़ लाए पार्लियामेंट में, तो ज़ाहिर है ये एक एतराफ़ था, एक पैगाम था कि पार्लियामेंट ही इख्तियारात का मरकज़ है, पार्लियामेंट ही मुल्क चलाएगी, पार्लियामेंट ही मुल्क चला सकती है। तो इस तरह ये एक माने खेज़ और एक बहुत मजबूत पैगाम गया है। और आज भी कुछ अहम इजलास होने वाले हैं जिनमें हतमी शक्ल दी जाएगी। और आपने हवा का रुख देख लिया, ये बात फ़िलहाल आप काफ़ी समझिए कि पार्लियामेंट ने गैर कानूनी, गैर आइनी शर पसंदों के फ़ैसले को भी मुअत्तल कर दिया है, और वो बेंच भी तहरील कर दिया है। आइनी तौर पर वो बेंच वजूद नहीं रखता। अब ये चाहे जितने मर्ज़ी इजलास करते रहें, उन इजलासों की कोई वैल्यू नहीं, इनका कोई फ़ैसला माना नहीं जाएगा। और अदलिया की ये जो काबिल रहम सूरत हाल है, इसके ज़िम्मेदार बिंदियाल साहब हैं। आगाज़ साकिब निसार ने किया, फिर खोसा खबीस आया, फिर वो दूसरा खबीस गुलजार अहमद आया, इन सब ने पार्लियामेंट पर हमले किए। लेकिन अब ये जो साहब आए हैं, ये पार्लियामेंट पर हमलों में सबसे आगे बढ़ गए, और सबसे ज़्यादा अब इनको नताइज भी सबसे ज़्यादा इन्हीं को भुगतने पड़ेंगे जो इस वक्त ये सब कुछ कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ का तमाशा आपने फिर देख लिया कि इन्होंने हर सूरत 10,000 वकील लाने का फ़ैसला किया था। पिछले 3 दिन से ये वकला हजरात को ला रहे हैं। पहले दिन जनाब सिर्फ 70 वकील आए, और जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए भी कि 70 से ज़्यादा नहीं है, 70 से कुछ कम ही होंगे। दूसरे दिन वकला जो आए उनकी तादाद 30 के करीब थी। और तीसरे दिन जब ये बेंच ने गैर आइनी, गैर कानूनी बेंच ने गैर आइनी, गैर कानूनी फ़ैसला सुनाया, तो उस वक्त उनसे यकजहती के लिए जो वकील वहाँ मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उनकी तादाद 10-15 से ज़्यादा नहीं थी। तो ये है इबरतनाक अंजाम। वो एतजाज़ हसन जो कह रहा था कि हम तहरीक चलाएंगे पहले जैसी, अरे बाबा तुम तहरीक कैसे चलाओगे? उस तहरीक के पीछे सियासतदान थे।
इस तहरीक के पीछे कौन है, उस तहरीक के पीछे नवाज शरीफ साहब थे, इसके पीछे कौन है, कोई नहीं है। इमरान खान कोई लीडर नहीं है, इमरान खान कोई सियासतदान नहीं है, वो एक मोहरा था यहूदियों का, वो अब किस्सा माजी बनने जा रहा है, वो निशान इबरत बनने जा रहा है। अब नाज़रीन आप अंदाज़ा देखिए कि बेचैनी और मायूसी के आखिरी मंजर पर पहुँच कर इमरान खान क्या कर रहा है। अब इमरान खान ने अपनी वो जो करीबी इसकी किचन कैबिनेट होती है, जिससे मुराद चंद ख़ास साजिशी जिनको इमरान अपने राज बताता है, उनमें शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर जैसे लोग नहीं होते, उन लोगों को दरमियान बैठ कर इमरान खान ने एक बात की है और फिर अमल दरामद भी शुरू की है। उसने कहा है कि अब मुझे हुकूमत दिलाने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि अमेरिका पाकिस्तान का बाजू मरोड़े। दूसरा तरीका भी उसने बताया कि स्ट्रीट पावर का मुजाहरा किया जाए। तो खैर वो तो बात बेमानी हो गई, इसलिए कि स्ट्रीट पावर का मुजाहरा इमरान खान नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में, तमाम सियासी लीडरों में ये वाहिद लीडर, वाहिद जमात है जो आवाम को सड़कों पर लाने की ताकत नहीं रख सकती। इमरान खान अपना जलसा अच्छा कर लेता है, इसमें कुछ शक नहीं, लेकिन अपना जलसा वो उसको आवाम को सड़कों पर लाना नहीं कहते। सड़कों पर लाने का मतलब ये होता है कि आपने एक कॉल दी और पाकिस्तान के हर शहर में 100, 50, 200, 500, 1000, 1200, 3000, 4000, 5000 और बड़े शहरों में कम से कम कराची, पिंडी और लाहौर में जो मुजाहरे हों उनमें 10,000 फ़ी मुजाहरा 10,000 से ज़्यादा लोग हों। ये पाकिस्तान में जब भी इसने कॉल दिए पूरे पाकिस्तान में 2500 से ज़्यादा लोग कभी नहीं निकले। अब इसको भी अंदाज़ा हो गया है कि मैं स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरे पास स्ट्रीट पावर है ही नहीं। जलसागाह में हमेशा लोगों को तमाशाई कहा जाता है, वो चाहे हामी हो, चाहे मुखालफ हो, चाहे न्यूट्रल हो। और इमरान खान के जलसे में इतनी अट्रैक्शंस होती हैं, इतनी अट्रैक्शन होती है, जिस तरह अब माजी के दौर तो लोगों को याद भी नहीं रहा। माजी में एक ज़माना था जब किसी सिनेमा के पास कोई बहुत अच्छी फिल्म नहीं आती थी चलाने के लिए जो रश ले सके, तो फिर वो उसका इश्तहार देता था अखबारों में साइड शो का, पुरकशिश नज़ारे, दिलकश नज़ारे, दिलफरेब नज़ारे, उठती जवानियाँ, पत्नी किया भड़कती जवानियाँ, इस तरह का वो पोस्टर लगाते थे। तो लोग फिल्म देखने के लिए नहीं जाते थे, वो साइड शो देखने के लिए जाते थे। फिल्म अंग्रेज़ी फिल्म होती थी, इंटरवल के बाद चलती थी, इंटरवल से पहले साइड शो होता था जिसमें वो चीज़ें चलाई जाती थी जिनको कहा जाता था टोटे। तो वो लोग टोटों को देखने के लिए जाते थे और इंटरवल के बाद सिनेमा हॉल खाली हो जाता था। तो इमरान खान का जो जलसा है वो साइड शो की वजह से कामयाब होता है, लेकिन उस जलसे से हट कर ये स्ट्रीट पावर का मुजाहरा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जिसे शक हो वो शक दूर कर ले। अब इनके पास वकील भी नहीं है लाने के लिए। कल 15 वकील थे, इतने बड़े अपनी इनकी दानिश में कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को उड़ा कर रख दिया। अरे भाई, पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को उड़ा कर रख दिया, आप क्या बात करते हैं? सुप्रीम कोर्ट की ये क्या दलील है कि पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत कर रही है? दुनिया में हर जगह अदलिया कैसे चलेगी इसका फैसला पार्लियामेंट करती है कि ये कानून होंगे, ये ज़वाबत होंगे, ये ज़ाब्ता अखलाक होगा। और फिर इमरान खान का वकील जो था वो सुप्रीम कोर्ट की इस 8 रुकनी बेंच में 1 घंटा तक उसने बकवास की, लेकिन एक फ़िक्रा वो इस 1 घंटे की बकवास में ये ऐसा नहीं बता सका जिसमें ये हो कि इस कानून में किस बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है और आइन की किस शिक की खिलाफ वर्जी हुई है और आइन की किस रूह की खिलाफ वर्जी हुई है। क्योंकि कोई भी कानून कलअदम तब होता है जब वो बुनियादी हकूक़ को सलब करता हो, आइन की रूह के ख़िलाफ़ हो, आइन की किसी पहले से मौजूद शिक को जो आइनी तरमीम के ज़रिए मंजूर की गई हो उससे मुतअस्सर करता हो। उसके अलावा किसी कानून को कलअदम नहीं करार दिया जा सकता। और इस कानून में इन तीनों बातों में से कोई एक भी चीज़ नहीं है। फिर भी इसको मुअत्तल कर दिया और ख़ुद मुअत्तल हो गए माशाअल्लाह। तो ये वकील नहीं आ सके, तीसरे दिन भी वकील नहीं आ सके। इसके मुकाबले में पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो एहतजाज का फ़ैसला किया है वो ज़्यादा मौसर है और ये ऐलान जंग उसकी तरफ से जो हुआ है ये भी किसी नतीजे पर पहुँच कर रहेगा। तो खैर बात बीच में आ गई स्ट्रीट पावर की। असल जो इसका नुक्ता था कि अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत का, फ़ौज का, उसके अल्फाज हैं कि अमेरिका पाकिस्तानी फ़ौज के बाजू मरोड़े। क्यों मरोड़े? इसलिए मरोड़े कि मरोड़ कर वो कहे कि इमरान खान को वापस लाओ। तो नाजरीन ये ई ख्वाबस्तो वो क्या कहते हैं, ई महालस्तो ख्वाबस्तो जुनू, कि ये तो पागलपन है। इसलिए कि अमेरिका की हुकूमत इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज का ना बाजू मरोड़ने में दिलचस्पी रखती है, ना बाजू ताकतवर करने में दिलचस्पी रखती है। वो इस मामले से लाताल्लुक़ है। अब इमरान खान की पार्टी ने डेमोक्रेट पार्टी के 4 अरकान से रब्ता किया है और उनसे कहा है वज़ीर ख़ारजा समेत कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करो। जवाब ना में आया है, इनकार में आया है। वो एक यहूदी एजेंट ब्रेड शर्मन जो है
جو پاکستان کو دہشت گرد قرار دلوانے کے لیے سرگرم رہا ہے، اس کی عمران خان سے بہت گاڑی چھن رہی ہے، اور دوسری چھن رہی ہے وہ زلمے خلیل صاحب سے۔ تو زلمے خلیل صاحب کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور پھر بتا رہا ہوں کہ وہ اب ایک ناکارہ چیز ہے، اب اس کی کوئی ویلیو نہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے، نہ امریکی سفارتی حلقوں کے اندر ہے، نہ امریکی سیاست کے ایوانوں میں ہے، نہ امریکہ کے سفارتی ایوانوں میں ہے۔ وہ ایک استعمال شدہ کارتوس ہے، وہ اس کا صرف نام ہے کہ زلمے خلیل ذات، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بریٹ شرمن کی ویلیو ہے، یہ ایک با اثر سینیٹر ہے اور با اثر آدمی ہے، اس کا ایک حلقہ ہے، لیکن جناب وہ پاکستانی حکومت یا فوج کا بازو مروڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پاکستان کا وہ لیڈر ہے جو پہلے کہتا تھا کہ ہم نے امریکہ سے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے، اب اسی امریکہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ فوج کا بازو مروڑے۔ یہ بے ایمانی اور یو ٹرن اس کو چھوڑیے، اصل بات یہ ہے کہ یہ چیز غداری کی ضمن میں آتی ہے کہ نہیں آتی۔ ناظرین، تیسری طرف عمران خان کے گرد گھیرا مزید تنگ ہو گیا ہے، اس کا ایک شیطان افتخار رسول گرفتار ہو گیا، جو اس کا بظاہر اس کا سیکورٹی انچارج تھا، لیکن وہ سیکورٹی انچارج نہیں تھا، وہ اس کا منی لانڈرنگ نیٹ ورک کا سربراہ تھا۔ اس کے زیر تحت 40 کمپنیاں منی لانڈرنگ کر رہی تھی، اور منی لانڈرنگ یہ ساری عمران خان کے حکم پر ہو رہی تھی، اور ایف آئی اے نے ابتدائی تفتیش میں بتایا ہے کہ اس منی لانڈرنگ کے جرم کے کاروبار کے تانے بانے عمران خان سے ملتے نہیں ہیں سرکار، تانے بانے سارے عمران خان ہی کے ہیں اس منی لانڈرنگ کے۔ تو یہ کیس بڑا بھاری آیا ہے، پرویز الہی پر بڑا بھاری کیس ہے، یہ سب پکڑے جائیں گے۔ ادھر ناظرین، آخر میں چلتے میں یہ بتا دوں کہ وہ اسد قیصر ہے جو قومی اسمبلی کا اسپیکر رہا ہے، بدقسمتی سے ایک 1.5 ٹکے کا آدمی، ایک نہایت گھٹیا رذیل آدمی جس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے، اس نے ایک انٹرویو میں تسلیم کیا ہے کہ ہم نے وہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر جو رولنگ دی تھی وہ غلط تھی، وہ ہماری غلطی تھی۔ یعنی ظاہر ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد آ جائے اور اسے پیش کرنے کے لیے اجازت بھی مل جائے تو پھر اس کو پیش کیے بغیر، اس پر ووٹنگ کرائے بغیر کچھ چارہ نہیں۔ انہوں نے رولنگ دی تھی کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اس پر ووٹنگ نہیں ہونے دیں گے، جو پھر بعد میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کر کے وہ ووٹنگ کرا دی، اور ووٹنگ ہو گئی، جس کے نتیجے میں عمران خان چلا گیا۔ تو اب یہ شیطان اسد قیصر کہہ رہا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ ہاں، اگر غلطی نہ کرتے تو اچھا ہوتا، ایک چپیٹ سے بچ جاتے، کیونکہ اگر غلطی نہ کرتے تو آرام سے تحریک عدم اعتماد پاس ہو جاتی۔ بعد میں یہ ہوا کہ پھر ایک چپیٹ پڑی عمران خان کے منہ پر، جس کے بعد اس نے کہا جاتا ہے کہ 2-3 چپیڑیں پڑی تھیں، لیکن ایک چپیٹ تو کنفرم ہے، اور اس مزید چپیڑوں سے بچنے کے لیے پھر اس نے باتھ روم میں گھس کر کنڈی لگا لی، خود کو اندر سے بند کر لیا، پھر اس کو نکالا گیا کہ چلو اب مزید چپیڑیں نہیں مارتے، اب یہاں سے نکلو۔ اور جاتے جاتے یہ چور کا بچہ، چور ابن چور عمران خان، جاتے جاتے وزیر اعظم ہاؤس کی وہ ایک کروڑوں روپے مالیت کی گاڑی وہ چوری کر کے لے گیا، اور بہت سارا سامان اس نے کم سے کم وہاں یعنی 30-40 کروڑ کا سامان جاتے جاتے اس نے وزیر اعظم ہاؤس سے چوری کیا، جس میں سب سے چھوٹی اور سستی آئٹم جو تھی وہ تھی یہ منرل واٹر کی بوتلیں، کو 2000 بوتلیں تھیں، وہ بھی چوری کر کے لے گیا۔ وہ چند لاکھ روپے کی ہوں گی اور کتنے کی ہوں گی، تو اوورآل اس نے 30-40 کروڑ روپے کا سامان الگ چوری کیا، اور وہ 50 کروڑ کی جو اوورآل بلٹ پروف گاڑی تھی جس پر اتنا خرچہ آتا ہے وہ بھی لے گیا۔ یہ تقریباً 1 ارب کی چوری یہ کر کے بھاگا، چور ابن چور، بلکہ پاکستان اور امت مسلمہ کے تاریخ کا سب سے بڑا چور، جس نے جتنے کرائم کیے ہیں، جتنی چوریاں کی ہیں، ان کی مثال نہیں ملتی۔ اور حیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شیطانی صلاحیتیں کس قدر زیادہ کی ہیں کہ اس نے 3.5 سال میں اتنی کرپشن کی کہ جتنا فلپائن کا مارکوس یا مصر کا حسنی مبارک 50 سال میں جتنی کرپشن اور چوریاں نہیں کر سکتا تھا، اس نے 3.5 سال کے اندر وہ چوریاں کر ڈالی۔ اور پنکی پیرنی، اچھا پنکی پیرنی سے یاد آیا کہ وہ جو ایک قادیانی یا یہودی کو کیا ہے، وہ امجد شعیب، اسرائیل کا ایجنٹ، اسرائیل کا سفیر، اس نے کہا ہے کہ یہ جو قاضی سعید ہے اس کی بات کا اعتبار نہ کرو، یہ تو پتہ نہیں گندا آدمی ہے، گندی فلمیں دیکھتا ہے۔ گندی فلمیں تو تم بھی دیکھتے ہو، گندی فلمیں دیکھتا ہے، اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے۔ تو گندی فلمیں دیکھنے والے کو خاص طور پر عمران خان نے نکاح کے لیے منتخب کیوں کیا، یہ بھی تو اس سوال کا بھی تو جواب دو۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ آج کا دن جو ہے خاصا اہم ہے، بلکہ اگلے 3-4 دن بھی بہت اہم ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔